अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई की मौत। नवनीत, अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई की मौत हो गई है। पिछले काफी समय से ईरान पर अमेरिकी इजरायली आक्रमण की सुगबुगाहट हो रही थी, जो कल परवान चढ़ गई। इजराइल के फासिस्ट जायनवादी निजाम ने पिछले कुछ वर्षों में गजा में भयंकर तबाही और नरसंहार किया है, जिसकी वजह से उसकी पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि व्यापक तौर पर पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी। यहाँ तक कि इजरायली राज्य की वैधता पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। इजराइल में भी मौजूदा सरकार के विरुद्ध असंतोष गहरा गया है। अब यह तो इतिहास में सिद्ध है कि ऐसे समय में निजाम अक्सर बाहरी टकरावों के जरिए से आंतरिक असंतोष को पुनर्निर्देशित करने का प्रयास करते हैं। युद्ध के जरिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया जाता है और वर्गीय सवालों को अस्थायी रूप से राष्ट्रवादी विमर्श का जामा पहनाने की कोशिश की जाती है। यह पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था की एक जात प्रवृत्ति है। इसके साथ ही अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था की धुरी रहा है, जिसका सैन्य प्रभुत्व तो है ही, साथ में वित्तीय, तकनीकी और वैचारिक प्रभुत्व भी है। इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो या फिर हाल ही में वेनेजुएला, ये सब इसी बात की पुष्टि करते हैं कि लोकतंत्र स्थापना का अमेरिकी तर्क हमेशा ही नाटो के सैन्य और आर्थिक हितों के साथ नाभिनालबद्ध रहा है। अब हालांकि प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद का दौर तो रहा नहीं, लेकिन यह भी जाहिर ही है कि साम्राज्यवाद की समकालीन अवस्था पूंजी निर्यात, प्रतिबंधों के माध्यम से आर्थिक नियंत्रण, सैन्य गठबंधनों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के जरिए प्रभुत्व स्थापित करती है। दूसरी तरफ ईरान का मौजूदा निजाम एक धार्मिक राजनीतिक संरचना से संचालित राज्य है, जहां लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष चल रहा है। अब ऐसे में अगर बाहरी सैन्य हस्तक्षेप हुआ है तो उसका प्रभाव सीधा या सरल नहीं होने वाला। या तो यह हस्तक्षेप ईरान के अंदर राष्ट्रवादी एकता को प्रबल करेगा और प्रगतिशील शक्तियों को हाशिए पर धकेलेगा, या फिर यह पहले से विद्यमान अंतर्विरोधों को और तीखा करेगा, जिससे संरचनात्मक संकट और अधिक गहराएगा। फिर भी इतिहास का अनुभव यही कहता है कि बाहरी सैन्य हस्तक्षेप अक्सर राज्य सत्ता को अस्थायी वैधता प्रदान करता है और आंतरिक परिवर्तन की संभावनाओं को कुंद करता है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की जनता साम्राज्यवादी शक्तियों का अपने पूरे जोर और साहस के साथ प्रतिकार करेगी, लेकिन किसी तरह के वर्ग संघर्ष से उत्पन्न निजाम परिवर्तन की संभावना कम से कम अभी तो नजर नहीं आती। बाकी साम्राज्यवादी युद्ध का सबसे स्थायी निष्कर्ष तो यही होता है कि उसका खामियाजा हमेशा ही जनता भुगतती है। इस तरह के युद्धों से श्रम शक्ति का विनाश होता है, नागरिक जीवन को असुरक्षा तथा अस्थिरता में धकेल दिया जाता है। शासक वर्ग के लिए भले ही यह शक्ति संतुलन का साधन हो, लेकिन व्यापक जन समुदाय के लिए यह अस्तित्व का संकट होता है। इस तरह के बाहरी हस्तक्षेप द्वारा हुआ कोई भी परिवर्तन ना तो स्थायी होता है और ना ही प्रगतिशील। स्थायी और प्रगतिशील परिवर्तन तो आंतरिक वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया से जन्म लेते हैं। बाहरी हस्तक्षेप से अक्सर दो ही तरह के नतीजे उत्पन्न होते हैं: आश्रित, नियंत्रित और पपेट शासन स्थापित कर पाए, या फिर प्रतिक्रियावादी शक्तियां और अधिक संगठित और कठोर बन जाती है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में जनता की क्रांतिकारी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। सर्वविदित है कि साम्राज्यवाद यानी पूंजीवाद की चरम अवस्था में इजारेदार पूंजी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और वित्तीय पूंजी राज्य सत्ता से एकीकृत हो जाती है। इसके साथ ही वैश्विक साम्राज्यवादी शक्तियां संसाधनों एवं क्षेत्रों के बंटवारे में लग जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में पश्चिम एशिया की घटनाओं को देखें तो यहाँ न सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक संघर्ष चल रहे हैं, बल्कि लंबे समय से यह क्षेत्र तेल, गैस व अन्य संसाधनों, व्यापार मार्गों और सामरिक प्रभुत्व और जनता के दमन का केंद्र बना हुआ है। पूंजीवाद की अपनी अंतर्निहित संकट प्रवृत्ति होती है। जब घरेलू अंतर्विरोध तीखे होते हैं तो बाहरी हस्तक्षेप आंतरिक वर्ग संघर्ष को राष्ट्रवादी विमर्श में परिवर्तित कर सकता है और सैन्यकरण के माध्यम से अधिशेष पूंजी को अवशोषित कर सकता है। इस तरह जनता का असंतोष बाहरी शत्रु की तरफ मुड़ जाता है। इतिहास में इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति अनेकों बार हुई है। हालांकि हर बार की ऐतिहासिक विशिष्टता भी अलग अलग रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ईरान में हो रहे सैन्य आक्रमण को धार्मिक या वैचारिक संघर्ष के साथ साथ वैश्विक साम्राज्यवाद और स्थानीय पूंजीवाद के अपने अंतर्विरोधों के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जहां एक तरफ तो ईरानी जनता रूढ़िवादी धार्मिक दमन और स्थानीय पूंजीवादी शोषण का शिकार है, और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी शक्तियों के आक्रमण से जूझ रही है। यह वैश्विक पूंजीवाद की उस संरचनात्मक अवस्था की अभिव्यक्ति है
जहां राज्य और वित्तीय पूंजी का संलयन, संसाधनों पर प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा और आंतरिक अंतर्विरोधों का सैन्यकरण एक साथ काम कर रहे हैं। इस तरह का साम्राज्यवादी युद्ध 1, 2 या 3 देशों के बीच नहीं होता, बल्कि शासक वर्गों के बीच होता है। इसमें किसी भी देश की जनता से एकजुटता और किसी भी देश के शासक वर्ग की सैन्य आक्रामकता की आलोचना की जानी चाहिए। ना तो साम्राज्यवाद का समर्थन किया जाना चाहिए और ना ही प्रतिक्रियावाद का। और साथ में एक तरफ वैश्विक प्रभुत्ववादी अमेरिकी शक्ति है और दूसरी तरफ एक प्रतिक्रियावादी धार्मिक राजनीतिक शासन जो अपनी ही जनता पर दकियानूसी मध्ययुगीन दमन तंत्र थोप रहा है। तो ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त है वाली अप्रोच सही नहीं है। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साफ साफ कहा था कि मजदूर वर्ग को अपने ही साम्राज्यवादी शासकों का विरोध करना चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरे शासक वर्ग का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। शासक वर्ग साम्राज्यवादी युद्ध के जरिए वर्ग संघर्ष को राष्ट्रवादी सैन्यवाद में रूपांतरित करने की कोशिश करता है, आलोचना को देशद्रोह या धर्मद्रोह घोषित करता है। दूसरी तरफ यह भी सही है कि अगर कोई निजाम अगर दमनकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका या इजराइल वहां घुसकर कब्जा कर ले। इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र स्थापना के नाम पर साम्राज्यवादी शक्तियों ने दमनकारी तानाशाही के भोंडे और निर्ममतम निजाम कायम किए हैं। ऐसे में सही तरीका यह है कि अमेरिकी इजरायली सैन्य आक्रमण का विरोध करते हुए ईरान की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन किया जाना चाहिए।